नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी रफ्तार पूरे साल तेजी के साथ बनी रही। पहली अगर तिमाही की बात की जाए तो ये 7.8% दूसरी तिमाही में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डाली जाए, काफी सकारात्मक रहे। सरकार की ओर से जो जारी अभी आधिकारिक आंकड़े थे, औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक जारी हुआ, देखिए वो 16 महीनों का जो उच्चतम स्तर है उस पर था। आर्थिक मोर्चे के पर ये जो सभी संकेत हैं, ये सरकार द्वारा उठाए गए तमाम जो निरंतर प्रयास हैं उसकी बदौलत आते रहे। सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित किया, कई क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की। आर्थिक समृद्धि से विकसित भारत इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले हम विशिष्ट मेहमानों के साथ तो जुड़ेंगे ही, लेकिन शुरुआत ही करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। और अच्छी खबर है जो कि प्रधानमंत्री गति शक्ति से जुड़ी हुई है। बताते हैं आपको, सरकार की योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति को वैश्विक स्तर पर ले जाने की तैयारी अब शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ की जाएगी। सरकार अब क्या कर रही है, वो विकासशील और विकसित जो देश हैं उनके साथ ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उनके साथ उन्हें जोड़ा जाएगा। और ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल है, वहां तक भी इन देशों की जो पहुंच है वो सीमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि गति शक्ति मास्टर प्लान को पहले भी अन्य देशों में प्रदर्शित किया जा चुका है। और ये जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान है, अगर इसकी बात की जाए तो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को ये जो पेश किया जाएगा, इस प्रणाली को जब अपनाएंगे ये देश, तो जो राष्ट्रीय पोर्टल रहेगा इस योजना से जुड़ा हुआ, उस तक तो पहुंच सुनिश्चित होगी। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस प्रणाली से जुड़ने के बाद जो तमाम प्रभावी क्रियान्वयन होता है योजनाओं से जुड़ा हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी भी हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं। तो जब इसका डेटा आपके पास मौजूद होगा तो आप ये समझिए ना कि आप कितने बेहतरीन तरीके से इन योजनाओं को सुनिश्चित तौर पर इसका प्रभावी क्रियान्वयन जो है उसमें मदद मिलेगी, लागत में कमी आएगी और समय की बचत होगी। और ये समय की बचत और लागत से ही तमाम जो योजनाएं होती हैं वो समय सीमा जो दी जाती है उसके अंतर्गत पूरी की जाएंगी। ये एक बहुत अहम हम मान सकते हैं संकेत है, सकारात्मक संकेत है, जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देखते हैं, कद्दावर तौर पर देखते हैं। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं पीएम गति शक्ति से हटकर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा सामने आया। आईआईपी डेटा के ग्राफिक्स एक बार हम दिखाएंगे आपको स्क्रीन पर। और ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा सामने आया है उसमें भी वो 16 महीने के उच्चतम स्तर पर रहा। पीएम गति शक्ति को हम हटाएंगे और हम वापस चलेंगे आईआईपी के डेटा पर, जो इसके अगले में हमने लगाया अपने रनडाउन में। और सरकार की ओर से जो ये आईआईपी का डेटा जारी किया गया, अगर उसकी बात की जाए तो 16 महीनों का उच्चतम स्तर था। आईआईपी डेटा के आंकड़े प्लीज हम चाहेंगे कि ये टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी उन्हें देख पाएं। और 16 महीने का उच्चतम स्तर जो ये रहा वो मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो उस वजह से रहा, यानी 16 महीने का उच्चतम स्तर अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन ने छुआ है, जिसमें अक्टूबर महीने में ये 11.7% बढ़ा। और एक साल के पहले जो समान अवधि थी उसमें औद्योगिक उत्पादन 4.1% की गिरावट देखी गई थी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आप देखिए और माइनिंग की वजह से मैन्युफैक्चरिंग 10.4% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि दर 13.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी वजह से हमने देखा कि बिजली क्षेत्र का जो उत्पादन है उसमें भी 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और इसी वजह से आप देखिए कि 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया औद्योगिक उत्पादन। पिछले चालू वित्त वर्ष की अगर बात की जाए तो ये औद्योगिक उत्पादन जो था उसकी वृद्धि दर 6.9% पर पहुंची थी। और अगर समान अवधि की बात की जाए तो ये 5.3% रही, यानी यहां से भी सकारात्मक संकेत मिलते हुए। बात की आईआईपी की तो अब रुक कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का भी। आईआईपी के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास करने का जो सिलसिला लगातार जारी है, उसमें जुलाई से सितंबर के बीच उम्मीद से कहीं अधिक ये गति से बढ़ी है। और अब ये यकीन बढ़ जाता है कि जब हम बात करते हैं कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था पूरे वर्ष का जो अनुमान था वो बेहतरीन रहा। आप देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें अर्थव्यवस्था में योगदान 17%। सितंबर तिमाही की अगर बात की जाए तो ये 13.9% बढ़ा और जुलाई सितंबर तिमाही में सरकारी खर्च जो है वो साल दर साल 12.4% बढ़ा है। तो अर्थव्यवस्था के अगर बात की जाए तो पूर्व अनुमान और भारतीय रिजर्व बैंक का जो अनुमान था वो 6.5% का जो एक संभावना दर्शाई गई थी उससे अधिक है। जो तमाम रेटिंग एजेंसीज है अगर उनका जिक्र किया जाए तो S&P ने नवंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग का जो आंकड़ा आया था PMI वो बढ़कर 56 हुआ है। अक्टूबर में 55.5% था, लेकिन GDP डेटा जारी होने के एक दिन के बाद ये आंकड़े सामने आए और बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर को हम अत्यंत शानदार तरीके से 7.6% के रूप में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियां बढ़ रही हैं, कीमतों में दबाव काफी हद तक कम हो रहा है, इसीलिए तेजी से भाग रही है भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रगति के तौर पर। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसका कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% किया गया। ADB ने सितंबर में 6.3% की विकास दर का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि उम्मीद से ज्यादा, जैसा कि हमने बताया, 7.6% रही, जिसके चलते आप देखिए कि बैंक को अपने अनुमान में ही बदलाव करना पड़ा। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, खास तौर पर खनन यानी माइनिंग, निर्माण और उपयोगिता में ये जो डबल डिजिट ग्रोथ है उससे बहुत फायदा हुआ है। और हालांकि पूरे वित्त वर्ष को अगर देखें तो कृषि विकास थोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ने का अनुमान जताया गया, लेकिन इससे सपोर्ट अब मिल रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बेहतरीन प्रदर्शन से, इसलिए विकास दर में ऊपर की ओर संशोधन होगा। और ADB ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी विकास दर के पूर्व अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा। वित्त वर्ष 2023-24 में उपभोक्ता खर्च और निर्यात में धीमी वृद्धि के बावजूद भी देखिए सरकारी खर्च से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए खास तौर पर जो महंगाई दर है उसे 5.5% के अपने पहले पूर्व अनुमान के तरीके पर भी बरकरार रखा है। ADB ने 2023 में चीन में विकास दर 5.2% तक पहुंचाने का अनुमान लगाया, जो सितंबर में 4.9% के पिछले पूर्व अनुमान से अधिक है। बैंक ने 2024 में चीन के विकास दर को धीमी रहने पर अनुमान जताया, यानी कि लगातार कई ऐसे मौके आए हैं जब भारत ने चीनी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर जो आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की तो प्रदर्शन बेहद अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे इतर भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ोतरी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अब फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि कई ऐसे ग्रीन सेक्टर्स हैं जिनमें अनएक्सप्लोरेबल उम्मीद की जा रही है बढ़ोतरी की, जिसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अहम सेक्टर है। इस पर भी करेंगे बात वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान
अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे तमाम उन क्षेत्रों की जहां से अच्छी खबर सामने आई है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और ऐसा एक क्षेत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, GPAI शिखर सम्मेलन, जिसमें 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए। सम्मेलन के समापन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जोखिम हैं, विशेष रूप से गलत सूचना, दुष्प्रचार, व्यक्तिगत डेटा और मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए खतरों पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने DD न्यूज को दिए गए खास साक्षात्कार में ये जानकारी दी है। आइए सुनते हैं। A very tremendous and an important New Delhi declaration that was adopted unanimously by 29 countries yesterday, that speaks to the future of AI, that speaks to the need for these 29 countries to work together to create a governance framework for AI, and secondly, to work together to really create cutting-edge collaborative AI platforms for healthcare, for agriculture, that can benefit the peoples of all the countries in the world. And third, most importantly, or equally importantly, yesterday it was decided by all of the countries that AI, the future of AI, should be inclusive, that it should not be left to one or two countries alone, that countries led by India, which our Prime Minister has already done with DPIs, that we must include countries of the global south as we shape the future of AI. समावेशी सोच को साथ लेकर चलना है तमाम क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, और यही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करती है। ऐसा एक सेक्टर है, उस पर भी एक राय लिखते हैं। दीपावली और धनतेरस के मौके पर हमने देखा, खास तौर पर अगर ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो दोपहिया वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री से भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर पेश होती है। खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ रिकॉर्ड बिक्री ने यह साबित किया कि वहाँ की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, यानी कि स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है और लोग खुद को विकास की भागीदार के रूप में अपने आप को जोड़ रहे हैं। वहीं अगर इस साल अक्टूबर की बात की जाए तो देश में बेची गई 15 लाख से ज़्यादा जो मोटरसाइकिल्स हैं और स्कूटर्स हैं, उनकी तुलना में नवंबर के महीने में ये 22 लाख से ज़्यादा जो इकाइयाँ थीं, यानी कि 22 लाख के आसपास ये वृद्धि देखी गई। ये आर्थिक विकास के कारण अगर हम देखें तो ग्रामीण बाज़ारों में खरीदारों के लिए ये आशावादी रवैये को दर्शाता है। देखिए, ये अपलिफ्टमेंट है कि लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ रही है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत होता है। ऐसे ही भारतीय ऑटो रिटेल उद्योग ने पिछले महीने 28.54 लाख वाहनों की कुल बिक्री दर्ज की, जो अगर 20 मार्च के पिछले उच्चतम स्तर का हम जिक्र करें उसे पार कर गया। दोपहिया वाहन उद्योग ने पिछले महीने अब तक की सबसे ऊंची बिक्री का आंकड़ा दर्ज किया है। यानी ऑटो सेक्टर बूम बूम करके जो एक बूस्टर डोज है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है।
तो तमाम सेक्टर्स पर जिक्र करने के लिए, बात करने के लिए विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी साहब IFT से हैं और डॉक्टर नीलंजन बानिक सीनियर इकोनॉमिस्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर राकेश, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से समावेशी सोच के साथ भारतीय आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देखा है और आने वाले समय में भी जो तमाम एनालिस्ट हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, उनका विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था पर बरकरार। प्रोफेसर राकेश। ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बात है कि इस समय आप देखिए कि एक ऐसा दौर है विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर, जबकि 2022 के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट 2.3 थी, 23 के अंदर ये 1.6 हुई और 24 के अंदर ये जो है 1.3 होने का अनुमान है, तो ये और कम होने जा रही है। और ऐसे के अंदर आप देखिए कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही शाइनिंग स्टार की तरह है, क्योंकि अभी जैसा कि आपने बताया कि जो नए एशियन डेवलपमेंट बैंक के आंकड़े आए हैं 6.7, इन्होंने हमारा जो जीडीपी ग्रोथ 6.7 बढ़ाया है एंड इवन इन 2024 के अंदर हमारा जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.7 विच इज ऑलमोस्ट 4 to 5 times ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड अर्थव्यवस्था। और अगर आप ये देखते हैं कि चाइना के भी मुकाबले में चाइना का इस बार 5.2 रहा है, इंडिया का 6.7 है, 24 में चाइना का 4.5 है, इंडिया का 6.7 है। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि पूरी डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं में और इस परेशानियों के दौर में भारत जो है वो बहुत ही उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन के आई है। और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हमने जो वैश्विक स्तर की परेशानियां है उनका एक डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर जो है वो बहुत सोच समझ के और उसका एक दूरदर्शिता पूर्ण हमारी जो नीतियां रही हैं उसके कारण ये मुकाबला हो पाया है। जबकि आप चाइना में देख रही हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टी प्राइस का डिक्लाइन है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जिसको हम PMI कहते हैं, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, इंडिया के अंदर समहाउ 56 to 60 के करीब रहा है पिछले कई महीनों में, और इस बार भी एक 56-57 के करीब है, जबकि चाइना में 50 से कम रहा है और 50-51 एट दी मोस्ट। अमेरिका और यूके के अंदर भी ये 50 से कम या लगभग 50 के आसपास है। तो PMI भी इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो इंडिया में हम कर पाए हैं वो दूसरे देशों में नहीं हो पाई है। सर्विसेज की भी बात अगर आप लीजिए कि सर्विसेज के अंदर जो चाइना की स्ट्रेंथ थी वो नहीं कर पाई है, जबकि इंडिया के अंदर सर्विसेज सेक्टर से जो संबंधित जो ग्रोथ है इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट्स रिलेटेड टू सर्विसेज सेक्टर आर इन फैक्ट एग्जाम्पलरी दिस टाइम, एंड हमारे एक्सपोर्ट की ग्रोथ भी जो है सर्विसेज सेक्टर के कारण हो पाई है। अच्छा, उसके अंदर भारत सरकार की बहुत सारी नीतियां इंपॉर्टेंट रही हैं, जो हमारी एक समावेशी पॉलिसी रही है, उसके अंदर इसी पर एक टेक ना डॉक्टर नीलंजन का भी लेते हैं। डॉक्टर नीलंजन, साफ तौर पर जिस समावेशी सोच का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में जो कंज्यूमर सेंटिमेंट हमने इस वक्त सुधरते हुए देखा, आप देखिए कि एक ऑफटेक देख रहे हैं हम, खास तौर पर जब ग्रामीण स्तर की बात करते हैं, खरीद की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। ये बहुत पॉजिटिव संकेत है किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रगति के लिए। आंचल जी, आपने 2 व्हीलर का बात बोले हैं जी, तो इवन इफ आई लुक इनटू 4 व्हीलर्स, लास्ट अक्टूबर में लगभग 4 लाख कार्स वेर सोल्ड। So it's not only 2 wheelers, but 4 wheelers as in big cars are also getting sold. अभी जो क्वेश्चन है, हम लोग क्यों इतना अच्छा कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे हमारा जीडीपी का ऑलमोस्ट 70% जो जीडीपी है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी से ड्रिवन होता है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जैसे टूरिज्म हो गया, जैसे हेल्थ केयर हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब हम लोग अपना इकोनॉमी के बलबूते पे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर फॉरेन कंट्रीज में जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, या पैलेस्टाइन में गाजा का वॉर चल रहा है,
या इवन यूरोप में जो मंदा चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, वो हम लोगों का इकोनॉमी को उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 70% जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डोमेस्टिक जीवन है, कंजम्पशन। जी, और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार ने जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोग्राम लिया है, ये काफी तरह से बहुत लोगों को एक्चुअली बेनिफिट कर रहा है। कैसे? क्योंकि पहले 2015-16 या 2014 से पहले आप देखेंगे, क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी उतना नहीं था, हमारा टेलीफोन कनेक्शन, मोबाइल फोन कनेक्शन उतना नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी, विलेज में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उतना नहीं था। तो बिकॉज ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हम लोग का आधार जो अकाउंट है, बिकॉज ऑफ लेट्स से फोन पे, गूगल पे टाइप जो यानी डॉक्टर निरंजन, जिस तरह से जो डीपीआई है, जिसे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इसका तो एग्जाम्पल कई देशों में दिया जा रहा है, और इसी पर जिस तरह से वित्तीय समावेशन को लेकर जो अभी रिपोर्ट आरबीआई ने जारी की, उसमें भी इसकी सराहना की गई है। इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद आकर जानेंगे कि कैसे भारत की तरफ जब तमाम देश देखते हैं एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर, तो भारत का जो कद है वो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कितना बढ़ जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। जिस तरह से जब हम विकसित भारत में किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो समृद्धि की ओर लगातार बढ़ रही है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, ख़ास तौर पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब हम जवाबदेही की बात करते हैं, हम बात करते हैं पारदर्शिता की, और इसको सुनिश्चित करने के लिए डीपीआई ने बहुत अहम रोल निभाया, और इसी वजह से हम ये तमाम जो सकारात्मक संकेत हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में वो देख पा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इनोवेटिव और मतलब अभूतपूर्व कार्य है जो इस देश के अंदर हुआ है। इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके अंदर जितना पब्लिक स्पेस के अंदर जो सिटीजन्स का डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन इससे पॉसिबल हुआ है, और इसके अंदर मोबाइल, आधार, बैंक अकाउंट एंड सो मेनी थिंग्स हैव नाउ बीन कनेक्टेड नोवेयर एल्स ऑन द अर्थ। एंड नाउ अभी क्या है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एमुलेट उन कंट्रीज में कैसे किया जाए। आपने अपनी G20 की मीटिंग में देखा और भी कई कंट्रीज में देखा, वहां पे क्या है कि ये मेनी कंट्रीज आर टेकिंग द intellectual property and especially the skill development from India and the know-how from India कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे, because it's the cost effective technology। आज अगर आप देखते हैं तो हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे मोबाइल रेट इज चीपेस्ट इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और इसके अंदर क्या है कि जो इंफॉर्मेशन जो एसिमेट्री थी उससे वी आर लिविंग इन ए सिचुएशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी। वहां पर क्या है कि बाजार की इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन है, all sorts of information is available to the smallest person at no cost। और इसमें क्या है कि देखिए, देखने में ठीक पता नहीं चलता इसका इम्पैक्ट, बट इट इम्पैक्ट इज वेरी वेरी डीप। हिंदुस्तान में ऐसा है कि आप ठेले वाले के पास, खोमचे वाले के पास आप जाइए, पानी पूरी खाइए, ही इज रेडी टू टेक पेमेंट ओवर द पेटीएम एंड इंटरनेट। तो इस पर ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था, जी प्रोफेसर राकेश, अगर ये मैं बात
डॉक्टर निरंजन से जानना चाहूंगी, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक हिचक होती थी खासतौर पर विकसित देशों की, जैसे जैसे भारत ने अपने आर्थिक प्रगति को और सुदृढ़ किया है, ये हिचक भी मिटती हुई नजर आती है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो है वो बहुत सीमलेस और बहुत ज्यादा एफर्टलेस हो गया। एकदम सही, क्योंकि आप अगर देखेंगे टेस्ला, फॉक्सकॉन, ये सब जो प्रगतिशील इंडस्ट्री है वो अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गया है। अभी एक ही चीज है, ये सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर इंडिया में निवेश करते हैं तो वो उसके साथ सिर्फ पूंजी नहीं लाते, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी लाते हैं। और अगर आप इंडिया का मैन पावर अगर देखेंगे, वी आर वेरी कॉम्पिटेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सब हमारा जो सिलेबस है उस IIT बोलिए इवन बैचलर्स डिग्री, बीटेक डिग्री में जो हम लोग पढ़ाते हैं, वी हैव इनफ ऑफ मैन पावर, ताकि सो वी हैव लो लेबर कमिंग एट ए वेरी चीप प्राइस। इन एडिशन टू दैट, ये जो जैम का बात हम लोग कर रहे हैं, जनधन अकाउंट, फिर मोबाइल कनेक्शन और अदर कनेक्शन, इसके लिए हम लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी के तरफ बिल्कुल। ऐसी जैम ट्रिनिटी का जिक्र जो वित्तीय समावेशन की रिपोर्ट थी RBI द्वारा जो हाल ही में प्रदर्शित की गई, उसमें भी दिखाया गया है। समय हमारे पास कम है, लेकिन आप दोनों ही मेहमानों का इस विशेष शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय आप निकाल कर आए और DD न्यूज़ पर अपने जो विचार है वो साझा किए। तो लगातार आर्थिक प्रगति के पथ पर बहुत बड़े बड़े पगों के साथ जो है वो भारत दौड़ रहा है, और जो तमाम देश हैं वो एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर भारत को देख रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज से केवल